देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के सेकंड पार्ट जो बची थी मिट्टी के प्रकार, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। लैटराइट मिट्टी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लैटराइट मिट्टी पूरे भारत में 1.26 लाख वर्ग किमी पर पाई जाती है। ये पूरे भारत के 3.7% भूभाग पर पाई जाती है। इस मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। ये भीगने पर कोमल हो जाता है और सूखने पर कठोर हो जाता है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंधीय मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी भीगने तथा सूखने पर इसका सिलिकामय पदार्थ निच्छालित हो, जैसे ये भीगती है तो सूखती है तो उसमें जो सिलिकामय पदार्थ होता है वो निकल जाता है। और लाल रंग इसका जो लैटराइट मिट्टी है लाल रंग की होती है, और ये लाल रंग होने का कारण है कि इसमें लोहा ऑक्साइड पाया जाता है। लोहे एवं एल्युमिनियम की समृद्ध होती है। इसमें लोहे तथा एल्युमिनियम होता है इस मिट्टी में, लैटराइट मिट्टी में। इसमें कमी नाइट्रोजन, पोटाश, चूना, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। ये कम उर्वरता वाली मिट्टी है। इसमें उर्वरकों के पदार्थ से चाय, कहवा, रबर, सिलिकोना तथा काजू आदि विभिन्न प्रकार की बागवानी खेती होती है। इसमें बागवानी खेती ही होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना पाया जाता है, जिसे हम काजू, सिलिकोना, रबर, कहवा के पौधे लगाते हैं और इसमें बागवानी खेती होती है। ये जो सह्याद्री पूर्वी घाट है, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट और मेघालय की जो पहाड़ियाँ, उसके साइड में ये पाई जाती है। ये मिट्टियाँ जितने पहाड़ी पर होती है ये मिट्टियाँ पाई जाती है। आगे मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी जहाँ ज़्यादा बालू होते हैं, जहाँ एकदम बालू ज़्यादा होते हैं, मिट्टियाँ कम होती हैं, वैसे जगह पर मरुस्थलीय मिट्टियाँ पाई जाती है, जैसे हरियाणा, सौराष्ट्र, कच्छ हरियाणा और दक्षिणी पंजाब। दक्षिणी पंजाब ये लगभग भारत में 1.42 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ये मिट्टियाँ बलुई और बजरी युक्त होती है। इसमें जैविक पदार्थ की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि लगभग हर एक मिट्टिया में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लगभग हर एक मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और ये मरुस्थलीय मिट्टी घुलनशील लवण, फास्फोरस उच्च प्रतिशतता मिलती है। मरुस्थलीय मिट्टी में फास्फोरस और लवण उच्च प्रतिशत मात्रा में मिलती है, किंतु नमी की कमी होती है। बालू ज़्यादा होता है इस मिट्टिया में, इसीलिए इसमें नमी की कमी होती है। जब बारिश होता है तो ये अपने नमी को नीचे खींच लेती है, इसीलिए इसमें नमी की बहुत कमी होती है। सिंचाई द्वारा इसमें बाजरा, मोटे अनाज व सरसों आगे उगाए जाते हैं। इसमें सिंचाई से इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं क्योंकि मोटे अनाज में कम पानी लगता है। और पर्वतीय मिट्टियाँ, ये वनीय मिट्टी मृदा भी कहा जाता है। इसका विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। ये नवीन मृदा होती है और अविकसित मृदा होती है। जो पर्वत पर जो बारिश होती है तो पर्वत से जो मिट्टियाँ निकल कर आती है वो साइड में इकट्ठा हो जाती है, और फिर बारिश होता है तो वो बहकर दूसरे जगह चल जाती है, इसीलिए वहाँ मिट्टियाँ बनती है और फिर बहकर दूसरे जगह चल जाती है, इसीलिए उसे नवीन मृदा कहते हैं। और ये अविकसित होती है। यह कोई भी पेड़ पौधा लगाने पर ज़्यादा विकास नहीं होता है, और इसका विस्तार कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। ये जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहीं पर मिट्टियाँ पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम पर्वतीय मिट्टियाँ है। इसमें पोटाश, चूना अथवा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती व आलू फल के वृक्ष उगाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा सड़े गले पदार्थ होते हैं, तो वहाँ जैविक पदार्थों की उत्पत्ति होती है जो सड़ते हैं पानी से, और इसीलिए वहाँ जीवाश्म अधिक पाई जाती है। आगे आ जाती है पीट अथवा दलदली मिट्टी। पीट मृदा नम जलवायु से बनती है और सड़ी वनस्पतियों से बनी मिट्टियाँ का निर्माण केरल एवं तमिलनाडु में होता है। जहाँ सड़ी गली वनस्पतियाँ होती है, डाली या खर पतवार से सड़ती है, तो इसे पीट या दलदली मिट्टी होती है। वहाँ पानी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं जिसे सड़ती है और वहाँ मिट्टियाँ का निर्माण करती है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थ घुलनशील नमक मात्रा अधिक होता है और फास्फोरस, पोटाश की कमी होती है। ये काली तथा भारी होती है और अम्लीय मिट्टियाँ होती है। इसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दलदलीय मिट्टी
तटीय उड़ीसा, सुंदरबन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों तथा तटीय तमिलनाडु में पाई जाती है। जितना पानी की जगह है वहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती है। जैसे सुंदरबन है वहाँ पर पानी रहता है तो वहाँ उसमें जो पेड़ पौधे से पत्तियाँ गिरती है तो उसे सड़ती है, सड़ कर उसे मिट्टी का निर्माण करती है, इसीलिए वो हरदम पानी रहता है तो वो दलदल रहता है। फेरस आयरन होने से इसका रंग नीला होता है। इस मिट्टी में फेरस आयरन होता है, इसीलिए ये नीले होती है और ये अम्लीय स्वभाव की मिट्टी होती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इसमें 40 से 45 होती है। इस मिट्टी में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जिस विशेषकर तटीय क्षेत्रों में, और इस मिट्टी में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और जहाँ पानी होता है वहीं पर मिट्टियाँ होती है और तटीय क्षेत्रों में वनस्पतियाँ पाई जाती है। आगे पढ़ लेते हैं लवणीय एवं क्षारीय मृदा। ये मिट्टियाँ पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के शुष्क भागों में लगभग 1.7 लाख वर्ग के क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस कहीं कहीं पर इसे कलर, ऊसर, रापड़, धूर, चौपन और अनेक स्थानीय नामों से जाना जाता है। ये लवणीय मृदा इससे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानता है। क्षारीय मिट्टी में नाइट्रोजन का प्रभाव रहता है। एक यही मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन का प्रभाव रहता है। इस प्रकार की मिट्टी में बरसीम, धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, खालसा, जामुन के वृक्ष लगाए जाते हैं। अभी रही मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार एक लास्ट मिट्टी है जिसे जलीय मृदा कहते हैं। वर्षा जल पर प्रहार करती है। ये मिट्टी वर्षा जल भूमि पर प्रहार करती है, जो मृदा के कण ढीले होकर अपने स्थान से छिटक कर जल की प्रवाह के साथ बह जाती है। यह प्रक्रिया मृदा के किस्म, भूमि के ढाल, वर्षा की प्रचुरता तथा अवधि पर निर्भर करती है। जब बारिश होती है ना तो मृदा के ऊपर के कण कटकर छिटक कर दूसरे स्थान पर चढ़ जाती है, जिसे जलीय मृदा कहते हैं, दूसरे स्थान पर लग जाती है। मृदा के प्रकार खत्म हो गए, आते हैं कुछ हम अपरदन पढ़ लेते हैं। जैसे परत अपरदन। यह जलीय परत अपरदन एक प्रकार का है। इस प्रकार के अपरदन मृदा के ऊपरी सतह पतली परतों के रूप में बहकर नष्ट हो जाती है। यह मृदा क्षरण की अधिकतर मृदा उर्वरकों का ह्रास है। जैसे कि बारिश होती है तो ऊपर की मिट्टियाँ जो कट जाती है, कट कर दूसरे जगह चली जाती है, उसमें से जो अधिकतम पतली परतें ऊपर से कट कर जब होती है तो उसमें से अधिकतम जैसे पोषक तत्व या नाइट्रोजन जो भी चीज़ें पाई जाती है वो कट कर दूसरे जगह बह जाती है और वो मिट्टियाँ बहुत उर्वरता वाली होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कृषि उपज होता है। अब आगे आ जाते हैं जलाक्रांत मृदा। जिस प्रकार जल की कमी के कारण फसलों में वृद्धि रुक जाती है, ठीक इसी प्रकार भूमिगत में पानी की अधिक जमा होने से फसलों की वृद्धि भी रुक जाती है। जब फसलें सूखने लगती है तो इस स्थिति में या तो फालतू पानी को भूमि के एकत्रित को हटा दिया जाता है या भूमि दलदली हो जाती है। जैसे जब कभी कभी कम पानी होती है जिससे फसलों की वृद्धि रुक जाती है, कभी कभी इतना अधिक पानी हो जाता है कि फसलों की वृद्धि भी रुक जाती है। पानी अधिक होने पर भी फसल की वृद्धि रुक जाएगी, कमी होने पर भी रुक जाएगी। इसे क्या करते हैं कि जितने फालतू पानी होते हैं उसे हम काट कर दूसरे स्थान पर बहा देते हैं और वो भूमि दलदल होने से बच जाती है और वहाँ उसमें नमी थोड़ा कम हो जाता है, जिससे वह पेड़ पौधे या कृषि युक्त भूमि बन जाती है। आगे आ जाते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन जो मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी का नाश होता है, उसे मृदा अपरदन बोलते हैं। जैसे जिसके द्वारा मिट्टी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। मृदा पदार्थ जल अथवा वायु के माध्यम से स्थानांतरित होता है। राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य में भूक्षरण की समस्या से प्रभावित है। मृदा अपरदन कितने प्रकार से भी हो सकते हैं। मृदा अपरदन अधिक बारिश होगी तो मिट्टी कटकर दूसरी जगह चल जाएगी तो मृदा अपरदन होगा। जल के कारण मृदा अपरदन, वायु के कारण होता है। जैसे वायु बहुत तेज हवा बहेगी तो मिट्टियाँ उड़कर, धूल जैसी मिट्टी रहती है वो उड़कर दूसरी जगह चढ़ जाती है, उससे भी मृदा अपरदन होता है। वो वायु अपरदन के नाम से जानते हैं। इस तरह से मृदा अपरदन कई कारणों से हो जाती है। और जब ऊपर की मिट्टियाँ उड़कर दूसरे स्थान पर हट कर चली जाएगी तो उसमें भूक्षरण हो जाएगा। वहाँ बहुत उस पर से जितना पोषक तत्व है वो हट कर चले जाते हैं दूसरे जगह और वहाँ कृषि करना मुश्किल होती है। वहाँ जितना पोषक तत्व है सब हट जाएगा तो कृषि कैसे होगी। ये रहा मिट्टी के प्रकार और हम
मिट्टी के प्रकार को तो पूरी तरह से पढ़ लिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कोई टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।